कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का जो अगस्त में हम लोग का पेपर चल रहा है, उसका पेपर जो हो गया है, उसका मैं आंसर की आज बताने वाला हूँ। तो आप सब अपना-अपना मिलाएँगे, किसका कितना सही है, किसका कितना कैसा क्या गलत है, कौन-सा कॉन्सेप्ट कहाँ हुआ था और मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियो में बताया भी है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में मैथ के वीडियो में भी देख सकते हैं आप लोग कि मैंने आपको काफ़ी चीज़ बताया था, जहाँ तक मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि इसमें से काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स हैं जो टच करते हैं, जो छोटे-छोटे होते हैं। जैसे लोग छोटे-छोटे क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन आए, कुछ हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो सब आसान है। आइए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, मिलाना शुरू कीजिएगा आप अपना-अपना। चलिए, सबसे पहले पेपर नंबर 1 पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि यदि दो संख्याओं का मौसा और लसा 182 और 13 है तो उसका गुणनफल का मतलब प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा। यानी उसका जो एलसीएम आएगा, ठीक है, और उसका जो एचसीएफ आएगा, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ जो आएगा उन दोनों के गुणा करके जो आंसर आएगा वही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। मतलब एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करके जो आंसर आएगा वही आंसर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। यानी अब पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, फिर निकालना पड़ेगा उसका एचसीएफ, और उन दोनों को निकाल करके फिर क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा। तो आइए करके देखते हैं आप, या तो आप भी कर सकते हैं इसका, लेकिन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 182 लिखेंगे, फिर उसको ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, 2 से कटाएंगे, कितना बार में कटेगा आप देख लीजिए आराम से। 2 से कटाएंगे तो कितना बार में कट रहा है, 9 बार में, 1 बार में, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना से कटेगा, 9 1 10, तो 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 7 से कटा के देखते हैं। 7 से कटा के देखते हैं कितना बार में कट रहा है, देखते हैं। तो 7 एक 7, फिर 2 गया, 7 3 21, 13 के पारा से कटेगा कितना बार में, एक बार में कट गया, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एक। उसका देखिए अगला क्या है हम लोग का, 13। 13 का निकालेंगे तो 13 का निकालिए तो 13 एकम 13, ये हो गया। अब इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 182 इक्वल टू क्या होगा, ये वाला जो होता है हम लोग लिखते हैं ना आराम से, 2 गुणे 7 गुणे 13, ये तो हम लोग को लिखना पड़ता है। और फिर 13 का करते हैं तो 13 बराबर क्या लिखते हैं, 13, ये होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब आपको ये ध्यान देना है कि इन दोनों में मैच क्या कर रहा है। ये दोनों में देखिए ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला जब पैटर्न मैच कर रहा है हम लोग का, ये मैच कर रहा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इन दोनों का क्या करेंगे, एचसीएफ। जो एचसीएफ हम लोग का आएगा, एचसीएफ क्या आएगा, 13 इंटू क्या हो जाएगा, 13, सॉरी 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 जी, 13, सिर्फ 13 ना, क्योंकि देखिए दोनों में 13 मैच कर रहा है। तो एचसीएफ क्या कहता है, जो दोनों में मिले, जो दोनों में मिलेगा उसका एगो लिख देंगे। दोनों में मिल रहा है तो उसमें से एगो लिख देते हैं। आप एचसीएफ नॉर्मल में जानते हैं, चलिए एचसीएफ आपका 13 हो गया, ठीक है। उसका से एलसीएम की बात कर लेते हैं, एलसीएम कितना होगा। तो इन दोनों में जो मिल रहा है उसको पहले लिखिए। इन दोनों में तो 13 मिल रहा था, लिख दिया। अब देखिए इसके अलावा बच क्या रहा है, इसमें 2 बच रहा है, एक 7 बच रहा है, सब लिख देते हैं। एलसीएम में क्या होता है, जो मिल रहा होता है वो भी लिखते हैं, जो बच जाता है वो भी लिख देते हैं, कचरा वचरा सब। तो बच रहा है तो लिखिए कितना हो रहा है। तो देखिए 13 दूना के कितना हुआ, 26, और 26 में 7 से गुना कीजिए, कितना हो गया, तो 7 छक 42, 42 का कितना होता है, सोचिए तो जरा। 7 छक 42, 42 का 2, हाथ में लगा 4, ठीक है, और 7 दूना का 14, 14 4 18, ये आ रहा है। 182 आ रहा है, हम लोग गलत कर, अच्छा ये आ गया 182 आया। क्या गलत है कि सही, देख लीजिए तो। 26 में 7 से गुणा करेंगे कितना होगा, देख लीजिए। 7 छक 42 का 2, हाथ में लगा 4, 7 दूनी 14 18, सही है, सही सही बिल्कुल सही है, 82 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा एक 13 आया है और एक 82 आया। अब देखिए क्या करेंगे हम, थोड़ा सा मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा। अब मैं क्या करूंगा, देखिए एगो तो मेरा 13 आ गया, एलसी ये मेरा 82 आ गया, और ये मेरा कितना आ गया, 13 आ गया। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तब कितना आएगा, तो गुणा करके देखिए जरा। 182 इंटू 13 गुणा करेंगे तो कितना, 3 दूना के कितना होगा, 3 दूना के 6, ठीक है। फिर कितना हो, 3 अठे 24, 24 के 4, हाथ में लगा 2, 3 एकम 3, और 3 दू 5 हो गया। फिर 2 एकम 2, फिर 8 एकम 8, और 1 एकम 1, नॉर्मल। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 6 था तो ये 6 हो गया, 4 दू 6 हो गया, 8 5 तरह का 3 हो गया, हाथ में 2, 23 6 6 कहीं पर दिख रहा है, 23 6 6 ये रहा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। 23 6 6 दिख रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न सेकंड नंबर को देखते हैं।
सेकंड नंबर ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स अभाज्य युग्म है, विच इज द को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमें बताना है। आपको मैं बता दूं, को प्राइम नंबर का मतलब समझिएगा, एक लाइन में समझिएगा, वो जोड़ा के रूप में रहेगा। को प्राइम का मतलब कि जोड़ा में रहेगा। वैसी दो संख्या जोड़ा में रहेगी जो सिर्फ एक के पारा से कटे, बाकी किसी और के पारा से ना कटे, वही आपका सहअभाज्य। मतलब सिर्फ सिर्फ वो एक के पारा से कटना चाहिए। सोच लीजिए, मतलब दोनों दोनों एक के पारा से कट सके, बाकी अलग अलग पारा से कटे, बस इतना याद रखिए। दोनों सिर्फ एक के पारा से कटे और बाकी अलग अलग पारा से। देखिए शुरुआत में लिए हाई क्या है, हाई एक के पारा से कटेगा और हाइयो एक के पारा से कटेगा। लेकिन अब देखिए, अभी देखिए किससे किससे कटेगा। अभी 2 से कटेगा तो हाई 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा तो ये 3 से नहीं कटेगा, ये 6 से कटेगा तो ये 6 से नहीं कटेगा, ये देखिए 8 9 से कटेगा तो ये 9 से नहीं कटेगा, ये 5 से कट रहा है तो ये 5 से नहीं कटेगा, नहीं ना कट रहा है। ये 25 से कटेगा तो ये नहीं 25, 18 से तो देखिए सिर्फ एक एक से कटा है दोनों के दोनों। इसमें देखिए, इसमें तो ये 3 से कट जा रहा है तो यो 3 से कट जा रहा है, देख लीजिए। इसमें एक से तो कटवे कर रहा है, लेकिन देखिए 3 3 से भी कट जा रहा है दोनों। ये 6 3, ये भी देखिए 3 3 से दोनों कट जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। ऐसा कोई को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि दोनों में नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा। वो सिंगल टू सिंगल एंड होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1, 1। मतलब कहने का मतलब कि जोड़ा के रूप में रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक के पारा से कटे दोनों के दोनों, बाकी उसके अलावा अलग पारा से। देखिए हाइयो 2 से कट जाएगा, हाइयो 2 से कट जा रहा है, हाइयो 3 से, देखिए हाइयो 3 से कट जाएगा, हाइयो 3 से। तो देखिए कोई तो ऐसा है जो दोनों को काट दे रहा है, ऐसा नहीं चाहिए संख्या। एक के अलावा छोड़ करके बाकी और को काटे, वो नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 18,25। इसका राइट आंसर हम क्या बताएंगे जी, 18,25। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, थर्ड नंबर। तीसरा क्या कह रहा है हम लोग के लिए, तीसरा बड़ा मजेदार क्वेश्चन कहा है कि 156 का भाज्य गुणनखंड क्या है। ये देखिए बहुत बार पूछा है, एक बार का बात ही नहीं है कि अभी आया है, अभी फिलहाल में बहुत बार रिपीट किया है ये सब सवाल। तो देखिए 156 का क्या होता है, जब 156 का ऐसा निकाल कर देखिए ना, 156 का निकालेंगे तो क्या होगा, थोड़ा कह के देखिए। 2 से कटाएंगे तो कितना, 7 बार में 2 8 है। 2 से कटाएंगे तो कितना बार में, 3 बार में 9 बार में। फिर कितना, 3 से कटाएंगे तो कितना बार में, 13 बार में। यही ना होगा, यही ना होगा 13। फिर 13 से कटाएंगे तो कितना बार में, 1 बार में। तो क्या आ गया, 2 दूना के 4, 4 तिया के 12, अब 12 में 13 से गुणा किए तो देख लीजिए कितना आ रहा है, 156 आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो मिला लीजिएगा। ठीक है, तो इतना मान लीजिए। अब देखिए इसमें दो का जोड़ा आ रहा है, देख लीजिए। इसमें हमें 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 13 दिख रहा है। देखिए 2 दिख रहा है, 13, 3 दिख रहा है, 13 दिख रहा है। अब देखिए 2 है ठीक है, उसमें 3 भी है ठीक है, लेकिन इसमें 13 है, लेकिन इसमें 13 का है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा हमारा। ठीक है, इसमें 2 है ठीक है, 2 आ गया। 3 है, 3 है, लेकिन 7 है, इसमें तो 13, ये भी नहीं होगा। इसमें 2 है ठीक है, 2 है, 3 है, 3 है, इसमें 11, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 13, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आपको समझ समझ के बनाना होगा। बहुत सारी चीज होता है, आप फट देना, किसी को भी लगा दे, गुना कीजिएगा ना तो कोई ना कोई आंसर मैच भी कर जाएगा। तो यार यही तो होगा इसके गुणनखंड, ऐसा कुछ नहीं है। उसको आपको तोड़ करके देखना होगा। ठीक है, आइए अगला नंबर देखते हैं। चौथा नंबर ध्यान दीजिए, चौथा नंबर क्या कह रहा है, चौथा नंबर कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस के शून्यकों का योगफल क्या होता है जी, शून्यकों का योगफल। योगफल मतलब एगो शून्यक होता है अल्फा, द्विघात वाला में कौन शून्यक होता है, 2 गो, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, और शून्यकों का योगफल का मतलब होता है जोड़। तो इस वाले का फार्मूला का क्या होता है, सूत्र यही ना होता है, माइनस बी बाई ए, यही ना होता है। देखिए माइनस बी बाई ए वाला कहाँ दिख रहा है, माइनस बी बाई ए, तो ये रहा इसका राइट आंसर। क्लियर, 4 नंबर समझ आ गया। चलिए अब आइए 5 नंबर कह रहा है कि 6x स्क्वायर 7x माइनस 3 का शून्यक है। तो शून्यक निकालने के लिए आपको पढ़ा था क्या करना होगा, इसको तोड़ना होगा, गुणनखंड करना होगा, इसको फैक्टर करना होगा। इसको फैक्टर कैसे करेंगे आप सबको पता है, तोड़ना कैसे है। तो लीजिए जब 6x स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस में है 7x तो ये 7x लिख दीजिए, और 3 है तो 3 लिख दीजिए। अब क्या कीजिएगा कि अब देखिए एक साइड से क्रियाकलाप किया जाता है, आपको पता ही होगा एक साइड से क्या क्रियाकलाप किया जाता है कि ये वाला ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ये वाला और ये वाला आपस में मने मने गुणा कर लीजिए। कितना आया, 18 आ गया, 18। अब देखिए क्या करना होगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये वाला पहिलका वाला सेम टू सेम उतार देते हैं, और ये लास्ट वाला सेम टू सेम हम उतार देते हैं। यही ना, दो सेम टू सेम हम उतार देते हैं, बीच वाला कभी रखिए। इन दोनों का, ये इसका और इसका गुणा करने पे कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या आ रहा है, माइनस। माइनस में 18 आना चाहिए गुणा करने पर। वही
वही वैसी दो संख्या सोचना है जिसको गुणा करने पर क्या आ जाए माइनस में 18। यहाँ पर 3 नहीं आना चाहिए आपका आंसर, बल्कि यहाँ पर कितना लाना है गुणा करने पर 18 होना चाहिए। ठीक है, तो अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर -7x, तो ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसको जोड़कर या घटा करके आपको -7 लाना है, और वही दो संख्या को जब गुणा करेंगे तो माइनस में 18 आना चाहिए, ना कि 3 आना चाहिए माइनस में। तो देखिए दो संख्या वो है, बता देता हूँ कौन कौन। अगर हम 7 लेते हैं, ठीक है, अगर देखिए अगर मैं 9 लूं, 1 2 लूं, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, लेकिन 9 में से 2 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 7 बच जाएगा। तो यही दो संख्या है जिसको लूंगा तब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख दूंगा माइनस में, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऐसा माइनस में। अब देखिए हमको लाना है कितना है 7 लाना है, तो यहाँ पर प्लस में हम 2x लिख सकते हैं। देखिए जरा अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो ये दोनों घटेगा, -9x में से 2x घटेगा तो -7x आएगा, और 9 प्लस माइनस में प्लस में, प्लस माइनस का क्या होता है माइनस, और 9 दूना कितना हो गया 18, तो ये आ गया। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब करेंगे क्या, इसका देखिए जोड़ा लगाएंगे। तो जोड़ा लगाएंगे तो आपको पता है इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, तो 3 और फिर x निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 2 और x बच जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा सिर्फ 3 बच जाएगा, ये नहीं बचेगा 3 तरीके तो 9। अब इसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 1 निकलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2x - 3, यही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों में सेम है, क्या है 2x - 3, इधर क्या कॉमन हो रहा है 3x + 1, ये हम लोग का आ गया। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये चीज को मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम कि 2x - 3 बराबर 0 ले लेंगे, और तब क्या होगा शून्य निकालेंगे, क्या होगा 2x बराबर क्या होगा 3, x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2। और एक वाले को मैं इधर बना, एक वाले को मैं यहाँ पर रुकिए, मैं एगो को यहाँ बना देता हूँ, क्या 3x + 1 बराबर क्या 0, उसका भी बनाएंगे। तो बनाएंगे क्या होगा 3x बराबर 1, सॉरी माइनस में 1, इसलिए x बराबर क्या होगा -1/3। तो देखिए कहीं पर 3/2 और -1/3 आ रहा है, देखिए तो जरा 3/2 -1/3 आ रहा है कहीं पे, ये रहा, ये शायद आ रहा होगा, ये वाला आ रहा होगा। देखिए जरा ये वाला, मुझे ये वाला ही ना आ रहा था, -1/3 तो ये है ही नहीं, इसमें तो माइनस वाला है ही नहीं, ये भी माइनस वाला नहीं है, इसका मतलब कट गया, यही दोनों में से एक होगा। तो देखिए माइनस तो नहीं आ रहा था ना इसका, इसका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इस फार्मूला का इसका क्या होता है, इसका तो ये फार्मूला होगा, ये हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अगला वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर की हम बात कर लेते हैं। 7 नंबर पर थोड़ा सा गौर देखिएगा, 7 नंबर पर। ठीक है, 7 नंबर क्या है, 7 नंबर ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा, क्या साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, क्या होता है p/h, p मतलब है, और देखिए थीटा के सामने वाला क्या होता है हमारा p होता है, और देखिए उसके नीचे वाला क्या होता है b होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो p/h होता है, क्या होता है p साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है। ठीक है, और देखिए p/h तो साइन थीटा के सामने वाला हमारा लंब होता है, थीटा के सामने वाला हमारा क्या होता है लंब होता है। ठीक है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो लंब क्या दिया है, p का मतलब क्या होता है, p का मतलब क्या होता है लंब। ठीक है, h का मतलब क्या होता है कर्ण, h का मतलब क्या होता है कर्ण। तो लंब क्या है हम लोग का p है, ठीक है, और कर्ण हम लोग का क्या होगा h होगा, तो p/h जहां दिख रहा है वही आपका राइट आंसर, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 पर क्या कह रहा है, 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्या कह रहा है। 8 नंबर देखिए कैसा प्रश्न पूछा आप लोग से, पूछा है कि यदि cos थीटा बराबर 12/13 तो sin थीटा का मान होगा क्या जी। देखिए ध्यान से इसमें क्या पूछा गया है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b बटा में क्या होता है h, b का मतलब होता है आधार और h का मतलब क्या होता है कर्ण, यही ना होता है b/h। तो देखिए किसका मान आपसे पूछ रहा है, तो साइन थीटा। और देखिए यहाँ पर दिमाग लगाइएगा, जब साइन थीटा का पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है p/h, h मतलब क्या होता है कर्ण। तो देखिए b यहाँ पर p दिया है तो यहाँ पर p नहीं दिया, लेकिन h दिया है ना, h कितना दिया हम लोग का 13, h कितना दिया 13, इसका मतलब नीचे कितना आ जाएगा 13। तो इसका मतलब जिसका नीचे 13 होगा वही आंसर लगेगा चांसेस में। हाई तो है नहीं, डी नंबर देखिए नीचे 13 है नहीं, तो ये आंसर में नहीं आने वाला। इसके नीचे 13 है नहीं है, ये भी आंसर में नहीं आने वाला। इसके नीचे 13 है नहीं है आंसर में, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा। आपको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। आप ध्यान से देख लीजिए, इसको b ये आपका h, वो आधार ये कर्ण। अब
साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। तो देखिए इन दोनों में से किसका मान दिया है, एच का मान दिया है, तो एच की जगह पर 13, तो ये इसका मतलब एच। अब आपका जो आंसर आएगा उसमें 13 जो आएगा नीचे ही ना रहेगा, तो इसमें देखिए 13 कहीं नीचे दिख रहा है, इन तीनों में तो नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा, इसको छोड़िए ना। ठीक है, बनाने की जरूरत क्या, ऑप्शन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा के बराबर के मान है तो क्या होता है। याद रखिएगा साइन थीटा कोस थीटा, तो थीटा थीटा कब बराबर होता है मालूम है, ये जो 45 डिग्री होता है तब। क्यों, क्योंकि देखिए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है और कॉस 45 डिग्री का मान देख लीजिए। क्यों, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है, और cos 45 का भी मान क्या होता है 1/√2। देखिए तो दोनों के दोनों बराबर है कि नहीं, इससे 45 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 नंबर 10। देखिए क्या कह रहा है, देखिए ये इस टाइप का एक प्रश्न रहता है, मैंने पहले ही बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री से सवाल आता है उसमें एक, और इस फट देना इसका आंसर एक होने वाला है। कैसे होगा देख लीजिए, साइन 67 डिग्री है, ये हो गया, और क्या है cos 23 डिग्री है। क्या करेंगे, इस दोनों में से एक को एक जैसा बनाएंगे, एक जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। आपको पता है तो देखिए साइन है तो ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, नीचे वाले को चेंज करते हैं, नीचे वाले को किसमें चेंज करने की कोशिश करते हैं, साइन के रूप में। तो हम क्या करेंगे, cos है तो cos लिख देंगे, 90 है तो 90 लिख देंगे। देखिए क्या कर कितना यहाँ पर घटाएंगे कि फिर 23 आ जाए, यहाँ पर क्या रख के घटाएंगे कि 23 आ जाए, 23 आ जाए, तो 67 डिग्री घटाएंगे। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन होता है साइन आ जाएगा, 67 है तो 67 हो जाएगा। नीचे देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन 67 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए कट गया एक बार में, तो इसका राइट आंसर 1 हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि साइन 60 का मान किस इन सब में से किसके बराबर होगा। मान नहीं दिया बल्कि इसमें वो मान दे दिया गया है। चलिए cos 30 का मान क्या था, देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, सोचिए जरा, √3/2 होता है ना, √3/2 होता है ना, तो √3/2 किसका होता है, देखिए cos 0 का मान 1 होगा। ठीक है, cos 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है, वही ना होता है। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा cos 30 का मान हो जाएगा, खत्म कहानी, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मूल बिंदु से इतने इतने की दूरी क्या। मूल बिंदु से जब भी पूछेगा, मतलब मान लीजिए ये दे दिया है और यहाँ से पूछ रहा है आपसे, इस जगह से पूछ रहा है यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ से दूरी, यहाँ की दूरी, मतलब ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष। ठीक है, और इसमें कहीं भी आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कहीं भी आपसे पूछ रहा है इधर 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 उधर, जब यहाँ इस पॉइंट से रख के पूछेगा तो उसका एक ही फार्मूला होता है, दिमाग में रखिएगा, उसका एक ही फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है उसका, एक फार्मूला ये होता है, ध्यान से, कि ये √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये हो जाता है। अब कीजिए तो जरा, x का मान कितना है -3 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 9 का 9 9 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना निकलेगा भाई इसमें से, तो 5 निकल जाएगा। बॉडी कितना निकल गया 5 निकल गया, कंप्लीट, समझ आ गया। तो देखिए कहीं पर 5 दिख रहा है तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसमें 5 कहीं दिख रहा है, 5 ये दिख रहा है, ये हो गया राइट आंसर। चलिए यदि बिंदु ये है कि ये 7.2 सॉरी 7.1 एक्सरसाइज का 1 का तीसरा नंबर का प्रश्न है, देख लीजिए एक एनसीईआरटी जो बुक है उसमें ये क्या है, इसका आंसर तो ये होने वाला है, लेकिन आप ध्यान दे दीजिए कैसे बनेगा, नहीं तो कहिए कि बड़ा दिक्कत है। ध्यान दीजिएगा, देखिए जब दोनों यहां से मान लीजिए पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, आपका बी पॉइंट है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी निकालने को बोल रहा है, डिस्टेंस निकालने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है हमसे, डिस्टेंस। इसका नियामक कितना दिया है, इसका नियामक दिया है ए, बी, और इसका नियामक कितना दिया गया है, इसका नियामक दिया गया है क्या -a, और क्या दिया -b, ये दिया गया कॉमा में आपसे, ये दिया, और इन दोनों के बीच की दूरी निकालने को बोल रहा है। तो बीच की दूरी किससे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, आप सबको पता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ये होता है, क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही ना होता है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, x1 कितना है हम लोग का, देखिए x2 कितना है, x2 कितना है, x2 हम लोग का है -a, ठीक है, माइनस है तो माइनस, x1 कितना है a, ये हो गया। उसी तरह से स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y2 कितना है हम लोग का -b, तो -b, ठीक है, और y1 कितना है तो b, ठीक है, माइनस है तो -b है तो b हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा,
कि माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो माइनस के चिन्ह में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और एक इधर स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा, 2 का माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा, अब देखिए ये क्या होगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4b स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, 4 बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इसमें से 4 का निकालेंगे तो क्या होगा, 2 अंदर क्या बच जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो देखिए 2 रूट ए प्लस बी का स्क्वायर कहीं दिख रहा है, देख लीजिए, दिख रहा है, इसमें कहीं दिख रहा है, ये रहा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, फटाफट 14 की तरफ हम लोग चलेंगे। 14 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 14 कह रहा है, यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई इतना है, मान लीजिए क्या है हम लोग का समबाहु त्रिभुज है, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12, तो पूछ रहा है इसका हाइट क्या होगा, इसका हाइट पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। तो आप नॉर्मल त्रिभुज का फार्मूला भी लगा के बना सकते हैं, फार्मूला भी है इसका, डायरेक्ट फार्मूला भी है, चाहे तो आप नॉर्मल फार्मूला भी लगा के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वाला फार्मूला लगा करके भी बना सकते हैं, ठीक है, या ये वाला फार्मूला लगा के बना सकते हैं, ठीक है, या तो ये वाला फार्मूला लगा के बना सकते हैं डायरेक्ट एच निकालने का, और नहीं तो इसका सिंपल फार्मूला क्या होता है कि आप जानते हैं कि आपको ये निकालना है, तो आप क्या कीजिए, इसका पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। जब इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, जब क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा, तो क्षेत्रफल जब ये ज्ञात हो गया आपको, मान लीजिए क्षेत्रफल याद हो गया, जब क्षेत्रफल निकल गया आपका, तो क्या कीजिए, उससे क्या कीजिए कि उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा कर निकाल लीजिए। जैसे कि देख लीजिए, अगर मान लीजिए मैं नॉर्मल अगर आपको फार्मूला याद ना हो, आपको नॉर्मल फार्मूला याद ना हो, सिर्फ आपको त्रिभुज का फार्मूला याद हो, तब कैसे बनाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों को ये फार्मूला याद नहीं रहता है, याद रखिएगा, बहुत लोगों को याद नहीं रहता है, तो बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए सबसे आसान क्या तरीका है, जैसे सबसे आसान तो फार्मूला ही होता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपको फार्मूला ही याद ना हो, तब क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है, एक उपाय है। देखिए प्रत्येक भुजा इतना इतना है, तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का अगर फार्मूला आपको याद है, अगर समबाहु त्रिभुज का फार्मूला याद है लेकिन उसकी ऊंचाई का फार्मूला याद नहीं है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा क्या करेंगे, एरिया बराबर, इस समबाहु त्रिभुज का एरिया बराबर क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, क्या करेंगे, √3/4 लिख देंगे, ए का मान कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3/4, यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणे 12, यही ना हो जाएगा, ये कट जाएगा कितना बार में, 3 4 12, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 36√3 हो जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 36√3 आ गया ना। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब 36√3 आ गया, 36√3 आ गया, क्या हम लोग का एरिया आ गया, तो आपको पता है नॉर्मल त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, चूंकि ए बराबर होता है 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट, ये ना होता है नॉर्मल फार्मूला। तो क्या होता है, अभी देखिए एरिया, इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, भले समबाहु त्रिभुज का है लेकिन त्रिभुज है ना, तो जब इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकाले हैं तो कितना आता है, 15 नंबर ध्यान से देखिएगा, 15 नंबर क्या, इसका क्या होगा, 6√3 हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, 6√3 हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा, ठीक है। उसको देखिए रैखिक समीकरण युग में क्या होगा, रैखिक समीकरण युग, ठीक है, रैखिक समीकरण युग में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये बराबर इतना और इतना, तो आदित्य हल के लिए क्या होता है, ये होता है, याद रखिएगा, आदित्य हल के लिए होता है, ठीक है, ये होता है, इसमें बराबर नहीं होता है, ठीक है। अगला ध्यान देंगे, अगला हम लोग ध्यान देंगे 16 नंबर समीकरण, इतना और इतना है तो x का मान 2 है तो y का मान क्या होगा, इसमें से y का मान क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, x है तो x है, प्लस है तो प्लस है, 3 है तो 3, y है तो y, बराबर 13 है तो 13। अब जहाँ x का मान क्या है, 2 है, तो यहाँ पर देखिए 2 है तो 2, गुणा है तो गुणा, x यहाँ पर क्या है, 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, y है तो y, 13 है तो 13। अब क्या होगा, 2 दूने के 4, प्लस क्या होगा 3y, प्लस में क्या होगा 13। अब देखिए 4 को उधर भेज देंगे तो 3y इधर आ जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, देखिए इधर जोड़ में उधर जाएगा तो घटाव में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3y बराबर क्या हो जाएगा, 13 में से 9 4 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा क्या कि 3y बराबर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा, 9। अब गुणा में उधर आ जाएगा तो भाग में, 3 तरीके कितना होगा 9, इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा 3, y का मान कितना आ जाएगा 3, देखिए y का मान कहीं पर 3 दिख रहा है, अगर y का मान 3 दिख रहा हो तो वही आंसर हो जाएगा, y का मान 16 नंबर में y का मान 3, ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए कार्तीय तल x अक्ष पर y का नियामक, अब याद रखिएगा, देखिए पूछेगा x अक्ष पर y का नियामक बताया, y अक्ष पर x का नियामक बताया, तो जिस अक्ष पर पूछेगा, x पर पूछेगा तो x का मान 0 लगा दीजिएगा, अगर y पर पूछेगा तो y का मान 0 लगा दीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर किसका पूछ रहा है, x अक्ष पर पूछ रहा है, तो x के जगह पर x वाला 0 लगा दीजिए, सॉरी x वाला पे x रख दीजिए,
तो y वाला अपने आप 0 हो जाएगा। अगर y अक्ष पर पूछता तो y वाला y लिख देते, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, y वाला y लिख करके x वाला 0 लिख देते, ठीक है। तो इसका क्या होगा देख लीजिए, x अक्ष पर y के नियामक, मतलब x अक्ष यानी x की जगह पर x और उसके y की जगह पर क्या 0, तो देखिए y की जगह पर क्या आएगा 0, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा C0, क्या हो जाएगा C0, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें टाइम ना लॉस करते हुए कि किस प्रकार की सभी समरूप होती है, याद रखिए समबाहु, ठीक है। कौन सी ज्यामितीय आकृति समरूप नहीं होती, तो याद रखिएगा सभी आया, ठीक है, बाकी सब ये होता है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला बोल रहा है कि रैखिक युग्मक इतने 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 के हल होंगे। देखिए इतने के हल होंगे, क्या हल होंगे उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, आपको चेक करना पड़ेगा a1 बटा a2 b1 बटा b2, सॉरी यहाँ पर C1 बटा C2 आकर के निकालिए। A1 का मान कितना है, देखिए A1 का मान कितना है 1 है, और A2 का मान कितना है 2 है। इधर A1 का मान कितना है 2 है, B1 का मान कितना है 2 है, उधर B2 का मान कितना है 4 है। इधर देखिए C1 का मान कितना है 3 है, उधर C1 का मान कितना है 6 है। अब देखिए 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, और ये भी तीनों 1/2 आ गया, मतलब तीनों का मान कितना आ रहा है 1/2, यानी A1 बटा A2 बराबर में आ रहा है B1 बटा B2 बराबर में आ रहा है C1 बटा C2। देखिए सबका 1/2 आ रहा है, इसका मतलब जब तीनों का आपस में बराबर होता है तो वो क्या हो जाता है हम लोग का, वो हम लोग का ग्राफ में समानांतर हो जाएगा। ग्राफ में हम लोग क्या होता है, समानांतर होता है कि कैसा होगा, अनंत हल के लिए यहाँ ये नहीं पूछ रहा है समानांतर होता है, ये पूछ रहा है अद्वितीय हल होगा कि अनंत हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, तो अनेक हल होंगे, क्या होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है, क्या होंगे, अनेक हल होंगे, अनंत हल होगा। चलिए आइए 21 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं फटाफट। 21 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि x और y दो रैखिक युग्म में अगर कोई हल ना होता आलेख क्या होगा, जब कोई हल ही नहीं होगा उस पर, कोई हल, रुकिए, x और y दो रैखिक समीकरण युग का कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं होगा मतलब क्या होना चाहिए, कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा तो समानांतर होगा, याद रखिएगा। जब दो लाइनें एक दूसरे के ऐसे चलने लगेगी तभी आपका ये, तभी कोई हल नहीं होगा। अगर एक लाइने के ऊपर एक और लाइनें चल गई तो अनेक हल होंगे, और एक लाइन को ऐसे काट दीजिए तो सिर्फ एक हल होगा, याद रखिएगा। ऐसे काटेगा तो एक हल, ऐसे ऐसे काटेगा एक के ऊपर एक चढ़ेगा तो बहुत सारे हल संपाती, और एक दूसरे के ऐसे चलेंगे तो समानांतर, यानी कोई हल नहीं होगा, ठीक है। कट भी नहीं करेगा तो कोई हल ही नहीं होगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इतना इतना के शून्य ज्ञात करना। अब शून्य ज्ञात करना तो बड़ा आसान है, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x² माइनस क्या है 9x। अब चलिए इन दोनों में से कॉमन कीजिए, कॉमन करेंगे तो क्या निकलेगा 3x निकल जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, यही ना बचेगा, यही बच रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, यानी क्या करेंगे यहाँ पर हम एक बार लिखेंगे 3x बराबर 0, और एक बार ले लेंगे x का माइनस बराबर 0। अब क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3x में से क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0/3, यानी क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पर जब x बराबर क्या करेंगे 3 आ जाएगा, यानी एगो x का मान 0 और एगो x मान 3। देखिए कहीं पर आ रहा है इस तरह का 0,3, 0,3 आ रहा है इसमें, वही आपका आंसर होगा 0,3, ये रहा, ये राइट है, ठीक है। 12 और 20 के मौसा तथा लसा का योगफल, मौसा मतलब एलसीएम, HCF, इन दोनों को जोड़ करके कितना आएगा आंसर, देख लीजिए। पहले तो गुणनफल पूछता था, गुणनफल को मतलब गुण आया, पर जोड़ करके बताना है, तो फिर इसको बनाना पड़ेगा आपको। अब बनाइए ना इसको, 12 का निकालेंगे तो कैसे होगा, 12 का, इसको 12 का निकाल कर देखिए तो जरा, 12 का निकाल के देखते हैं। चलिए 12 का निकाल के ऐसे देखिएगा तो कितना होगा, 12 का निकालेंगे तो 2, चलिए ऐसे ही बना देते हैं हम, 12 का निकाल के डायरेक्ट हम कर देते हैं। 12 का क्या होगा 2 दूना के 4, ठीक है, और 4 दिया कितना होगा 12, और वही 20 का लेंगे तो कितना होगा 2 दूना के 4, ठीक है, और 4 पंचे 20, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में मैच कौन कौन कर रहा है, देखिए इन दोनों में मैच कौन कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, तो ये हमारा HCF जो मान आएगा वो क्या होगा 2 गुणे 2, ठीक है, तो कितना 2 दूना के 4, तो HCF हम लोग का आ गया 4, ठीक है। HCF कितना आ गया हम लोग का, HCF कितना आ गया हम लोग का, HCF कितना आ गया हम लोग का 4, ठीक है। और देखिए एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम तो देखिए जो जो दोनों मिलता है वो तो रहबे करेगा, बच कौन कर जा रहा था 3 और 5, तो 3 गुणे 5, तो 5 के 15, 15 30, 30 गुना कितना हो गया 60, कितना आ गया 60। अब देखिए
एलसीएम प्लस एचसीएफ, यही ना कह रहा था। तो एलसीएम आया है 4 और एचसीएफ आया है 60, तो कितना, सॉरी सॉरी सॉरी, एलसीएम आया है 60 और एचसीएफ कितना है 4, तो 64, 64। देखिए इसमें 64 कहीं दिख रहा है, 64 दिख रहा होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 64 दिख रहा है, ये रहा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। इतना 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 के इतना इतना है, तो शून्य इतना का क्या होता है, इतना का मालूम है क्या होता है, इतना का होता है सी बाई ये होता है। तो देखिए कहीं पर दिख रहा है, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए बिंदु इतना इतना कमा का चतुर्थांश, देखिए चतुर्थांश की जब आता है कि ध्यान दीजिएगा, ऐसे करते हैं, इसमें प्लस प्लस रहता है, इसमें माइनस प्लस आता है, इसमें माइनस माइनस आता है, इसमें प्लस माइनस आता है। ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये थर्ड और ये फोर्थ। देखिए किस वाले में आ रहा है, पहले माइनस बाद में प्लस, पहले माइनस बाद में प्लस, सेकंड सेकंड कक्षा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपने छोटे से भी क्लास में देखा होगा। 26 नंबर ध्यान दीजिए, 26 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि दिए गए धनात्मक ए और बी के लिए अद्वितीय हल क्यू और आर हो तो इसमें ए बराबर क्यू संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है, देखिए ये संतुष्ट करता है, या इसके बराबर हो, आर नहीं तो बी से ये हो। तो देखिए कहीं दिख रहा है, ये रहा, इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे ध्यान दीजिए, पाई, आपसे पूछ रहा पाई, देखिए 22/7 लिखा रहेगा तो वो आपका कहलाएगा परिमेय संख्या, लेकिन अगर वही लिखाएगा पाई तो हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, और सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, वो भी 2 होता है। उनका गुणनफल यानी गुणा कितना आता है, 4 आएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ समझ के बनाना है, जैसे दिया गया एक एक लाइन को समझ समझ के बनाना है आपको। देखिए कितना आसान, आप छठा सातवां में अगर बढ़िया से देखे तो इतना छोटा छोटा साइड का पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी सम संख्या गुणा करे तो 4। बोले अब अभाज्य संख्या आपको याद ही ना रहे, आपको सम संख्या याद ही ना रहे, तो फिर ये आपसे सवाल ही नहीं बनेगा। कहीं बहुत भारी सवाल था हमारे लिए, नहीं, छोटे छोटे सवाल है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। 1/√7 तो रूट वाला आगे नहीं निकल रहा है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। खत्म, यहाँ तक समझ आ गए। अब चलिए लास्ट बटा a2 कितना होगा, a1 का मान 1 होगा और a2 का मान कितना होगा, 5 होगा। b1 बटा b2, चलिए b1 का मान कितना होगा, b1 का मान 2 होगा, अब b2 का मान कितना होगा, k होगा। ठीक है, चलिए c पर चलते हैं। तो इधर देखिए c1 का मान यहाँ पर माइनस में 3 होगा, क्योंकि देखिए इधर आ जाएगा, और इधर c2 का मान कितना हो जाएगा, ये जो c2 का मान हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसका फार्मूला कोई हल नहीं होता, तो कोई हल का नहीं होता, एक तो क्या होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू क्या होता है c1 बटा c2। रखिए तो सबका मान लाइन से, 1/5 बराबर 2/k नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बच क्या गया, -3/7। तो अब ये दो को ले लेते हैं या हाउ दो को ले लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, बस लेकर के आपको बनाना है। ठीक है, कैसे भी करके आपको बनाना है, तो कोई हल नहीं होता, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, देख लीजिए यहाँ पर यही निकल गया। एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।